घर के रिश्तों में ही नाजायज़ रिश्ते। ये कहानियाँ आपने अपने घर में या अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में ज़रूर सुनी होगी या देखी होगी। मुद्दा अगर किसी गांव का या किसी किसी खग्गड़ परिवार का हो तो वो तो जान ले लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते, लेकिन कुछ परिवार, जिस परिवार के बड़े बुजुर्गों से परिवार के सारे बच्चे डरते हों, जिससे पूरा परिवार डरता हो, जो पड़ोस की लड़की के जीन्स पहनने पर घर में बवाल मचा देते हों, जिनके घर में अगर कोई लड़की पार्टी करने चली जाए घर में बवाल मच जाता हो, ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग भी ऐसे मामलों में चुप रह जाते हैं, शांति वाला ट्रीटमेंट देते हैं और बिल्कुल कायरता वाला ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसे घरों में क्या होता है? पहले तो नाजायज़ रिश्तों की बात सुन कर के घर की औरत वैसे ही टूट जाती है, फिर किसी बड़े का सपोर्ट ना मिले तो वो और भी ज़्यादा हारी हुई महसूस करती है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि आपके पति का रिश्ता उसी की बहन की नंद के साथ, वो भी बहुत गलत तरीके से है और पूरा परिवार भी जानता है, सास ससुर कुछ नहीं कर रहे, उल्टा आपको भी धमकाया जा रहा है कि अगर तूने कुछ कहा तो हमारी बेटी का घर खराब हो जाएगा, ऐसे में आपकी स्थिति क्या बनती है? इस परिस्थिति में तो आप उससे लड़ भी नहीं सकते, पूरी बात आपके ऊपर आ जाती है। आज यही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जहाँ पे पूरी बात आंटी के साथ गलत हो रहा था, लेकिन फिर भी पूरी बात उन्हीं के सर पे आ गई और सारा परिवार गलत की तरफ खड़ा हो गया जानने के बावजूद। नई नई शादी करके आंटी उस घर में गई थी। शादी के बाद घर में हर एक फंक्शन में आंटी की बहन अपने परिवार को लेके ज़रूर आती थी, जिसमें अक्सर उनकी नंद भी शामिल होती थी। नंद की उम्र बहुत छोटी थी तो कभी उस पर शक गया भी नहीं और नई नई शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा आंटी को लगता था। एक 15-16 साल की लड़की एक 26-27 साल के लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये बात भी समझना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक लड़की हम भी रह चुके हैं। और मैं मानती भी हूँ कि एक छोटी उम्र में लड़कियों का बहकना आम बात होती है, पर अपने ही रिश्तों में इतना बड़ा कलेजा होता है, इतनी गंदी प्रवृत्ति की दिमाग की लड़कियाँ भी होती हैं। हाँ, होती हैं। बड़ी बहन के परिवार से आने की वजह से उसे हर तरीके का सम्मान मिलता था। छोटी थी तो कभी उस पर शक भी नहीं गया। ऐसा हम मानते थे कि 15 साल की लड़की छोटी थी, लेकिन जो उसकी हरकतें थीं वो बिल्कुल छोटी नहीं थी। नई नई शादी हुई थी आंटी की और आंटी की गोद भराई का समय था। अक्सर जब भी वो मेरे घर आती थी तो वो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत चिपक चिपक के बात करती थी, लेकिन मैं भी बच्चा समझ के उसे छोड़ देती थी। मैंने भी घर परिवार में इतना ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं समझा। घर से बाहर कहीं भी जाना होता था तो वो जानबूझ करके हाथ पकड़ करके साथ में बाहर निकल जाया करती थी। शादी के बाद मैंने अक्सर ये देखा था कि जब सैटरडे या संडे को जब भी मौका मिलता था, मैं और मेरे हस्बैंड मूवी के लिए जाते थे तो मेरे हस्बैंड उसे फ़ोन करके बुला लिया करते थे। मुझे ये बात बुरी लगती थी, क्योंकि वो मेरा और मेरे हस्बैंड का प्राइवेट टाइम था और हम उनको कभी भी टाइम दे सकते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे ही चुप करा के समझा दिया करते थे। शादी से 2 साल पहले से इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था। इन दोनों का रिलेशनशिप दीदी की शादी के कुछ टाइम बाद ही शुरू हो गया था, पर दोनों रिश्ते में थे और दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। लोग उसके छोटेपन को चुलबुलापन सोच करके इग्नोर कर दिया करते थे, किसी को उन पे शक नहीं किया। पर शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है, पत्नी को हर एक चीज़ पता चल जाती है। रात में मैं और मेरा हस्बैंड जब भी रूम में सोने जाते थे तो वो बीच में आ जाती थी और कहती थी कि आपके रूम में मुझे मूवी देखनी है, और हमारे बीच में सो जाती थी। गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन घर ससुराल के मामले में मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी। मैं बेड के दूसरी तरफ आराम से मुंह टेढ़ा करके सो जाती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि रज़ाई के अंदर एक दूसरे को ये हाथ लगा रहे हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता था। शादी के 1 साल बाद मेरी गोद भराई के लिए पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हुआ था, और चूँकि वो भी हमारे परिवार की थी तो वो भी आई थी। कुछ ऐसा हुआ था उस दिन कि मैं नीचे ड्राइंग रूम में पूजा के स्थान पे बैठी हुई थी और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड नहीं है और वो लड़की भी नहीं है। मैं शक के तहत दोनों को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ गई।
आंटी ने देखा कि वो दोनों आंटी के ही बेडरूम में गलत अवस्था में एक दूसरे को छू रहे थे, किस कर रहे थे। बहुत ही दोनों का जो उस वक्त का जो सीन था वो देख करके आंटी का 8 महीने की प्रेगनेंसी आंटी के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। पर इतनी घबराहट थी, घर में पूरे रिश्तेदार थे, वो कुछ नहीं बोल पाई। आंटी नीचे फंक्शन में वापस आ गई। वहाँ वो चुपचाप बैठ गई। सबने बोला क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों उतर गया। उन्होंने कहा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। सबने उन्हें सोफ़े में बिठा दिया और उन्होंने देखा कि आधे घंटे बाद अंकल नीचे आते हैं। उसके 5 मिनट बाद वो लड़की नीचे आती है। अंकल आते ही आंटी के बगल में बैठ जाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और उन्हें बड़े प्यार से सहलाना शुरू करते हैं। ऐसा दिखावा करते हैं कि वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं और ज़िंदगी में उनके और उनके बच्चे के अलावा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि वो लड़की अपने बाल ठीक करते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद मैं रात को जब मुझे बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं नीचे किचन में पानी पीने गई। वहाँ मेरी सास थी। मैंने अपनी सास को उनकी सारी बातें बताईं। मैंने अपनी सास को कहा कि घर में कुछ इस तरीके की हरकत हुई थी, मैंने देखा उस लड़की को। सास ने मेरी बात काट दी और कहा अरे वो तो बच्ची है, उसकी आदत है ऐसी चिपका चिपकी करने की। ये दोनों शादी से पहले से एक दूसरे को जानते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं, तुम ज़्यादा सोच रही हो। मैं अपनी सास को कन्विंस करती रह गई। मैंने उन्हें ये भी कहा कि दोनों को मैंने बहुत बुरी तरीके से किस करते हुए देखा। मेरी सास ने बात हवा में उड़ा दी और कहा आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम थकी हुई हो, सो जाओ। 9वां महीना और आंटी की एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। वो डरी, घबराई और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी अंदर से। उन्होंने अंकल से बात करी और कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम और वो लड़की उस दिन क्या कर रहे थे। अंकल के दिमाग में पहले थोड़ा सा तो डर आया अपनी पत्नी को लेकर के, लेकिन एक घटिया इंसान सबसे पहले उस जगह से निकलने की कोई भी पतली गली ढूंढता है और अंकल ने वही किया। अंकल ने अपनी बीवी को ये कहा कि तू बोल तो रही है, तेरी बात मानेगा कौन। आंटी ने कहा मुझे शिकायत करनी भी नहीं थी, शिकायत करनी होती तो मैं उसी दिन ही तुम दोनों का पर्दाफाश कर चुकी होती। मैं इसलिए चुप हूँ कि आप दोनों गलत कर रहे हो। अगर ये बात बाहर आ गई तो आपकी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा और आपका भी। अंकल को ये बात सुन कर के बहुत गुस्सा आ गया। उनके दिमाग में उनका मेल ईगो ऐसा चढ़ गया कि उन्होंने आंटी के बाल पकड़े और कहा कि तू मेरा घर बर्बाद करेगी, तेरी इतनी हिम्मत है, कोई नहीं मानेगा तेरी बात। कमरे में लड़ाई बढ़ते हुए देख नीचे से सास ससुर भागते हुए ऊपर गए और उन्होंने कहा कि क्या बात हो गई है, 9वां महीना चल रहा है, तू बहू से लड़ाई क्यों कर रहा है। तो जो बात आंटी को कहनी चाहिए थी वो अंकल ऊपर चढ़ के बोलने लगे कि ये मेरे पे शक कर रही है, इसका ये कहना है कि मेरा और दीदी की नंद का अफेयर चल रहा है, ये पागल हो गई है, इसका 9वें महीने में ये पागल हो गई है। सास ने छूटते ही कहा मैंने तुझे उसी दिन कहा था इस बात को ख़त्म कर दे, तू आज भी इस बात को लेके बैठी हुई है। तब बहू ने कहा मम्मी जी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। जैसा लड़ाई के दौरान अंकल ने कहा था कि तू कुछ भी कर ले, तो कुछ भी बोल ले, घर वाले, दीदी के घर वाले, यहाँ तक कि समाज भी मेरी ही सुनेगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ। आंटी को चारों तरफ से अब दबाव पड़ने लगा था कि जो कुछ भी हो रहा है तू चुपचाप देख और चुपचाप सह। वो तेरा पति है, रात सोने के लिए कमरे में ही आएगा, 2-4 दिन भी अगर उसके साथ बाहर रहेगा तो भी घर पे ही वापस आएगा, तेरे पास ही वापस आएगा। तू अपने होने वाले बच्चे पे ख्याल रख और हमारे घर की बदनामी मत करवाना। सब उस रात सबके असली चेहरे देखने को मिले। जिस ससुर को वो बाप मानती थी उसके भी मुंह से उसने आंटी ने गालियाँ सुनी, जो कि आंटी को बहुत बुरा लगा। डिलीवरी को 2-3 दिन ही बाकी थे। उस रात कमरे में सास, ससुर और पति ने मिल कर के आंटी के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया कि ये हमारे घर परिवार की प्रेस्टीज के ऊपर उंगली उठा रही है, ये हमारे घर को बदनाम करने के लिए आई है, हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आई है। इसकी डिलीवरी होने के बाद इसको और इसके बच्चे को मायके फेंक देना और डिवोर्स के पेपर तैयार करना। जिस सास ससुर से आंटी ने मदद की उम्मीद मांगी थी, सबूत थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो चाहते तो अपने बेटे को मना कर सकते थे, सबूत देख सकते थे, पर हर एक अपाहिज माँ बाप की तरह उन्होंने भी सब कुछ छोड़ करके बेटे का साथ दिया। देना बनता भी था, चलो मान लिया, पर सही और गलत तो देख लेते। उस रात की लड़ाई और बहस के बाद रात को 3 बजे आंटी का वाटर ब्रेक हो गया। उनको अचानक से टाइम से पहले ही हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा।
सास ससुर उस वक्त की लड़ाई के बाद आंटी को लेकर के हॉस्पिटल चले गए, पर अंकल नहीं आए। दोनों ने हॉस्पिटल में बहू को एडमिट करके वहाँ से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सिस के हाथ में छोड़ करके वहाँ से चले गए और कहा इनके माता पिता को फ़ोन कर देना। आंटी उस दिन पूरा दिन लेबर पेन में थी। उस वक्त उनके परिवार में कोई नहीं आया, ना पति थे ना सास ससुर थे। आंटी के पास उनका फ़ोन था, वो पूरा दिन लेबर में थी, 2 दिन लगातार उनको लेबर पेन्स चले, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस दौरान शाम को आंटी अपना जब व्हाट्सएप चला रही थी, आंटी ने देखा कि अंकल ने उन्हें ब्लॉक कर रखा था अपनी ही डिलीवरी वाले दिन। और शाम को उन्होंने सोशल मीडिया से पता किया तो उन्होंने देखा कि जिस दौरान वो लेबर पेन्स में अब हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रही थी, वो आदमी अपनी ही बहन की नंद के साथ किसी कैफ़े में बैठ करके कॉफ़ी पी रहा था और चिपक चिपक के फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाली हुई थी। आंटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। मानसिक तौर पर उनको उस वक्त ये ख़्याल भी नहीं था कि उनकी डिलीवरी होने वाली है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर इस दर्द से ज़्यादा वो धोखे वाला दर्द उनके लिए बहुत ज़्यादा था। उन्होंने गुस्से में अपनी नंद को फ़ोन किया, नंद को फ़ोन करके कहा कि आप अपने भाई को समझा रही हैं, आपकी नंद के साथ वो क्या कर रहा है। आंटी की नंद ने उन्हें कहा कि तुम अपनी गृहस्थी संभालो, अपना घर संभालो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। खबरदार अगर तुमने मेरे ससुराल में किसी भी तरीके की गंदगी करने की कोशिश करी, तुमने अगर मेरे ससुराल वालों को भड़काने की कोशिश करी, तो मेरा घर ख़राब हो जाएगा और मैं तुम्हारे को जान से मार दूँगी। आंटी की नंद ने बहुत उल्टे सीधे शब्द आंटी को डिलीवरी के टाइम पे बोले। फ़ोटो सब देख रहे थे, सब ये जानते थे कि उनका बेटा हॉस्पिटल में बहू के साथ नहीं है, उस लड़की के साथ कैफ़े में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी सास ससुर और नंद सब के सब चुपचाप बैठे हुए थे। बहू ने अपनी सास को फ़ोन किया हॉस्पिटल से और कहा कि आपका बेटा कहाँ है। तो सास ने पता है क्या कहा, हमें क्या पता, हमें कौन सा बता के जाता है, हम तो कुछ भी नहीं जानते। बहू ने कहा आपका बेटा उस लड़की के साथ बाहर होटलों में घूम रहा है। तो सास बोली हमको नहीं पता, मुझे नहीं पता बोल करके फ़ोन काट दिया और फ़ोन को दोबारा उठाया भी नहीं। वो लड़की लेबर पेन्स में अपनी स्ट्रगल कर रही थी और दिमागी तौर से परेशान। डिलीवरी के 2 दिन बाद आंटी अपना बच्चा लेकर के घर पहुंची और रेस्ट करने लगी। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में कुछ ऐसा था, 2 दिन के गैप में उनके कमरे में उनके पति के साथ कोई तो था। जब आंटी ने कामवाली से पूछा तो उसे पता चला कि 2 दिन घर में कोई नहीं था, तो आंटी की नंद अंकल के साथ उनके रूम में थी। आंटी को अपने रूम के बेड के नीचे कॉन्डम्स मिले थे दोस्तों, क्योंकि प्रेगनेंसी में उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं थे, ऐसी कोई भी चीज़ उनके घर में नहीं रहती थी, लेकिन आंटी को मिले। डिलीवरी के बाद आंटी का स्वागत घर में जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हुआ। उनकी एक सही बात उठाने से उनका पूरा परिवार ने उनसे मुंह फेर लिया था, यहाँ तक कि उनके माँ बाप से भी मुंह फेर लिया था। पर अपने बेटे की गई हरकतों पे पूरी तरीके से पर्दा डाला जा रहा था। आंटी और आंटी के सास ससुर भी ये बात जानते थे कि 2 दिन वो लड़की अंकल के साथ थी। डिलीवरी के 2 दिन बाद घर लौटी आंटी बुरी तरीके से बौखला गई थी, अपने पति को किसी और के साथ देख करके, और साथ में सास ससुर का भी सपोर्ट देख करके वो बौखला गई थी। देर रात जब अंकल रूम में आए तो आंटी चीखने चिल्लाने लगी। आंटी की तबीयत ख़राब थी, उन्हें स्टिचेस लगे हुए थे, पर वो फिर भी चीख चिल्लाई। आंटी ने बोला कि ये किसका है, ये कॉन्डम्स किसके रखे हुए हैं। तो अंकल ने बात को हवा में उड़ा दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन करके सास ससुर भी ऊपर दौड़ आए और कहा तुम दोनों का तमाशा फिर से रहेगा, आस पड़ोसी क्या कहेंगे। आंटी ने कहा आप लोगों को सब कुछ पता था, आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया। सारी बात आंटी के सर पे वापस डाल दी गई कि तू जो कह रही है वही सही है क्या, ज़रूरी है जो तू कह रही है वही सही है, हम झूठ बोल रहे हैं क्या, हम कह रहे हैं दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तुम शांति से रहो यहाँ पे। आंटी के गुस्से का पारा उस रात इतना हाई हो गया था कि उन्होंने अपनी नंद के हस्बैंड से बात करने की इच्छा जताई। आंटी ने गुस्से में अपना फ़ोन उठा लिया और आंटी के उनके नंद के हस्बैंड को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया। उनके हस्बैंड को नहीं पता था कि उनकी बहन का और आंटी के हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। आंटी के फ़ोन लगाने की बात सुन करके, देख करके अंकल आंटी पे कूद पड़े, उनके बाल नोच करके, हाथ मोड़ करके फ़ोन उठा करके फेंक दिया।
डिलीवरी के 2 दिन बाद घर लौटी थकी और परेशान औरत को अंकल ने उस रात अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मारा, क्योंकि वो नंद के हस्बैंड को फ़ोन करके सब कुछ बताना चाह रही थी। सास ससुर खड़े होकर के ये सारा तमाशा देख रहे थे, जो कि सब कुछ जानते थे, लेकिन वो अपने बेटे का घर बर्बाद कर सकते थे, अपनी दूसरी लड़की का घर बर्बाद कर सकते थे, लेकिन अपनी लड़की का घर बर्बाद करना नहीं चाहते थे। इस दौरान 2 दिन का बच्चा बिलख बिलख के रो रहा था। उसको ना दादी ने उठाया, ना दादाजी ने उठाया, ना ही उसके बाप ने उठाया। लड़ाई के दौरान आंटी को जब पीटा गया तो उनकी 2 स्टिचेस टूट गई थी, जिससे कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। पर आंटी को अंदर कमरे में बंद करके सब वहाँ से निकल गए। उस रात सास ससुर के सामने अंकल ने आंटी को मरने की धमकी दी। कहा, अपनी खुद भी मर जा और अपनी बच्ची को भी यहाँ से ले जा, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल करके कमरा बंद कर दिया। वो पूरा दिन आंटी ने खाना नहीं खाया था। डिलीवरी के 2 दिन बाद जहाँ कमज़ोरी थी शरीर में, आंटी ने खाना नहीं खाया, जिसके कारण उन्हें दूध भी नहीं बन रहा था और बच्ची को भी दूध नहीं मिला। घर वालों की बेशर्मी यहाँ नहीं रुकी। 6 दिन के बाद बच्चे की छठी होती है, जिसमें पूरा परिवार आया था। वहाँ वो लड़की बेशर्मों की तरह फिर आई थी और उसका स्वागत बहू के सामने बहुत अच्छी तरीके से किया गया। उस लड़की के पैर धोए गए उस घर के अंदर। छी! उस लड़की को अब पता चल गया था कि अब उसके नाम से आंटी के घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। पर उस लड़की का कॉन्फिडेंट इतना हाई हो गया था कि उसे पता चल रहा था कि उसके घर में उसकी बीवी की नहीं चल रही, बल्कि मेरी चल रही है। उसकी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई थी कि वो आंटी को अब पागल और मोटी कहना शुरू कर दिया था सबके सामने। मजाक उड़ाती थी छोटी छोटी चीज़ों पे आंटी का, जानबूझ के मजाक उड़ाती थी और पूरा परिवार उसकी बात पे हंसता था। आंटी के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वो चाहती तो आंटी की नंद की सास ससुर और उनके पति को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन वो सिर्फ बातों में ही था, साबित करने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि 2 दिन जब वो हॉस्पिटल में थी, उसके पीछे से वो दोनों कमरे में आकर के सब कुछ करके गए। फ़ोन भी था। अगर हस्बैंड के फ़ोन में उस लड़की का नंबर भी सेव्ड था तो वो भी एज़ यूजुअल बात थी, क्योंकि वो घर परिवार की लड़की थी। आंटी के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि आंटी को सब कुछ पता है, उनके सास ससुर को सब कुछ पता है। पति ने भी 4 दीवारी में सास ससुर के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन लड़की के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। आंटी के पास किसी भी तरीके का सबूत नहीं था और यही कारण था कि घर में घुस करके, उन्हीं के कमरे में आ कर के सर चढ़ के वो आंटी का मजाक उड़ाती थी, उन्हें भद्दे भद्दे कमेंट भी करती थी। अब आप एक औरत होने के नाते बस इतना एहसास ही कर लीजिए कि एक लड़की अपनी 6-7 दिन की लड़की लेकर के अपने ससुराल में है, जहाँ पर उसका पति और उसकी पति की रखेल भी साथ में है। पूरे घर परिवार को सब कुछ उन दोनों के बारे में पता है। वो खुल करके दूसरे रूम में, छत में, किचन के पीछे, बैकयार्ड में लगे पड़े हुए हैं और घर का कोई भी सदस्य उन्हें कुछ नहीं कह रहा। आंटी की मानसिक स्थिति आप और मैं दोनों महसूस कर सकते हैं। घटिया से घटिया रिश्ते देख लिए, पर शादी, वो टाइम गया जब शादी एक दूसरे को निखार देती थी। आप शादियां एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए की जाती हैं। बाकी कहानियों की तरह इस कहानी की भी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है दोस्तों। हैप्पी एंडिंग मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि जो कीमती पल जो चले जाते हैं और उस दौरान जो गहरे से गहरे घाव एक औरत को मिलते हैं अपनों के द्वारा, एक टाइम के बाद बुढ़ापे में कोई आदमी आपके पास वापस आ भी रहा है तो वो बेमानी होता है, वो कोई मतलब का नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि तलाक ले लेना चाहिए, पर भाइयों और बहनों मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस मानसिक स्थिति से औरतें उस वक्त गुज़र चुकी होती है ना, वो तलाक के बाद भी कहीं भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाती, क्योंकि दिमाग आधा पागल हो चुका होता है। हर किसी को ये सहयोग नहीं मिलता कि उनके माँ बाप या दोस्त या कोई बहन उसकी इस परिस्थिति में साथ दे। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती हैं।